हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज की हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका का ये नामांकित चित्र है और इस चित्र का वर्णन मैं आपको कंप्लीट और विस्तार ढंग से समझाऊंगा, जो एक ही वीडियो के माध्यम से आप 100% सीख जाएंगे। तो ये है पादप कोशिका का चित्र। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, पादप कोशिका का जब हम अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः 3 भागों में करते हैं। एक कोशिकी आवरण जिसे कोशिकी बाह्य आवरण भी कहा जा सकता है। दूसरा होगा कोशिका द्रव्य और तीसरा होगा केंद्रक। इन 3 आधारों पर हम पादप कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं। फिर से एक बार मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा। पहला कौन सा होगा? कोशिकी बाह्य कोशिकी आकार, और दूसरा होगा कोशिका द्रव्य और तीसरा होगा केंद्रक। इन 3 आधारों पर आप इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बाह्य कोशिकी, ठीक है, बाह्य कोशिकी आकार हम पढ़ेंगे। पादप कोशिका का बाह्य, तो पादप कोशिका के बाह्य भाग में सबसे पहले आपको मिलेगा कोशिका भित्ति। बिल्कुल अब ध्यान से देखिएगा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। ये सबसे बाहरी भाग है जो दृढ़ और सख्त होता है। कोशिका भित्ति के द्वारा ही पादप कोशिका को एक निश्चित दृढ़ आकार प्राप्त होता है, एक निश्चित आकार प्राप्त होता है। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी होती है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये वाली कोशिका झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के अंदर भरे हुए कोशिका द्रव्य तथा कोशिकांगों की रक्षा करने का कार्य करता है। इसके बाद फिर अब हम दूसरे आवरण की ओर बढ़ेंगे। दूसरा आवरण है बच्चों हमारा कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति के ठीक बाद वाला आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली या चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आप में, ये जो झिल्ली है अपने आप में से कुछ चुने हुए विशेष कणों को ही अपने आप में से जाने तथा किसी दूसरी कोशिका के कणों को अपने अंदर आने देते हैं। कोशिकीय झिल्ली जो है फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य को चारों ओर से घेरे रहती है। कोशिका झिल्ली आपका हो गया। अब बच्चों हम लोगों ने कोशिका का ये बाह्य आवरण जो है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग किसको पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य के बारे में तो बच्चों जब हम कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे? ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के बारे में यदि आप देखें तो बच्चों मैं बताने जा रहा हूं आपको कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली से ढका हुआ, ये अंदर ढका हुआ अर्धतरल माध्यम, अर्धतरल, ये अर्धतरल माध्यम है जिसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के अंग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक अधात्री और एक है कोशिकांग। अधात्री किसको कहते हैं? कोशिका झिल्ली के ठीक बाद वाला जितना भी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ की बात कर रहा हूं, जितने भी तरल पदार्थ है उन तरल भाग को ही अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, जो जल, ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, कोशिका द्रव्य का दूसरा भाग है कोशिकांग। अधात्री में, ये जो आप मैंने बताया अधात्री, इनमें
कणनुमा संरचनाएं या पुटिकानुमा संरचनाएं जो है उसे ही हम कोशिकांग कहते हैं या कोशिका के अंग भी कहते हैं। ठीक है, एक चीज हम लोगों को अक्सर भ्रमित करती है कि हम कब कोशिका द्रव्य बोल दें और कब जीव द्रव्य बोल दें। ठीक है, तो मैं आपको स्पष्ट करता हूं। जब बच्चों हम बोले कोशिका द्रव्य, क्या बोले? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य बोलने से कोशिका झिल्ली के ठीक बाद वाला जितना भी ये अर्ध तरल भाग दिखाई दे रहा है वो भी, तथा साथ ही साथ जितने भी कोशिकांग हैं जैसे राइबोसोम्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी कोशिकांग हैं वो तो होंगे ही होंगे, परंतु उसमें केंद्रक सम्मिलित नहीं होगा, उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे जीव द्रव्य बोलना चाहें तो जीव द्रव्य का कैसे बोल पाएंगे कि कोशिका द्रव्य के ठीक बाद वाला ये जितना भी तरल द्रव्य है इसमें सभी प्रकार के कोशिका द्रव्य तो कोशिकांग शामिल तो होंगे ही होंगे, उसके साथ ही साथ आपको उसमें केंद्रक भी मिलेगा, उसे ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी पढ़ा कोशिका द्रव्य। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर यानी पादप कोशिका का अगला पॉइंट कोशिकांग पढ़ेंगे। कोशिकांग किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली के ठीक बाद भरे कोशिका द्रव्य में जितने प्रकार के कोशिकाओं के अंग पाए जाते हैं उन्हें ही मुख्यतः कोशिकांग कहा जाता है, उन्हें ही मुख्यतः कोशिकांग कहा जाता है। ठीक है, मैं इनको आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। तो बच्चों देखिए, मैंने आपको अभी कोशिका भित्ति समझा दी है, मैंने आपको कोशिका झिल्ली समझा दी है, मैंने आपको कोशिका द्रव्य भी समझा दिया है। अब जो चीजें बच रही हैं उसे समझाने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अब आपको कोशिकांगों में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया समझाने वाला हूं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक चप्पल के आकार का भाग है, चप्पल के आकार का भाग है जो दोहरे आवरण से ढकी होती है। ये देखिए, जो दोहरे आवरण से, एक आवरण है जो दोहरे आवरण से ढकी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पर इस प्रकार वलयाकार संरचनाएं होती हैं, जिस वलयाकार संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर ये देखिए, क्रिस्टी के ऊपर ये एक तंतुनुमा संरचना होती है जिसे ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम मुख्यतः जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो भोजन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा जो है समस्त कोशिकाओं में भेज दी जाती है। परंतु जो ऊर्जा बच जाती है उस ऊर्जा को कोशिकाएं जो है वो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित कर लेता है। ठीक है, हो गया। फिर इसके बाद बच्चों हम क्या देखेंगे, ये जो हमारी वलयाकार संरचना है इसके बाहर ये जो तरल भरा हुआ है इस तरल को हम अधात्री कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो वलयाकार संरचनाएं हैं इस वलयाकार संरचनाओं के अंदर इसका खुद का डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। तो बच्चों हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी कंप्लीट कर दिया, इसे मैंने कट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं हरित लवक को पढ़ने जा रहे हैं। किसको पढ़ने जा रहे हैं? हरित लवक। तो बच्चों हरित लवक क्या है? हरित लवक जो है ये भी एक त्रिकोणदार संरचना है जो चप्पलाकार दिखाई देती है। ये भी द्वि आवरण युक्त होती है। कैसी? द्वि आवरण युक्त होती है। इस हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है जिस कारण ये हरे रंग का होता है। हरित लवक के अंदर सिक्कों के रूप में एक परत पाई जाती है जिसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना कहते हैं। कई ग्रेनाओं के समूह को देखिए, कई सिक्के, इन्हीं कई ग्रेना के समूह को थाइलेकाइड्स कहते हैं। इन देखिए, ये भी अगर इनको पूरा जोड़ दिया जाए तो थाइलेकाइड्स है, इनको पूरा जोड़ दिया जाए तो थाइलेकाइड्स है। इन थाइलेकाइड्स को जोड़ने वाले भाग को इंटरग्रेनम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरग्रेनम कहते हैं। तथा हरित लवक का अन्य जो ये भाग दिखाई दे रहा है इसे हम अधात्री या
स्ट्रोमा कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जब प्रकाशिक क्रियाएं होती हैं, प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रियाएं होती हैं, तो वो समस्त क्रियाएं हरित लवक के ग्रेना वाले भागों में होती हैं, तथा अप्रकाशिक क्रियाएं जितनी भी होंगी जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है वो हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है, यानी अधात्री में होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब ये जो लवक होते हैं ना, ये मुख्यतः 3 प्रकार के, एक वर्णीय, एक अवर्णीय लवक और एक होते हैं हरित लवक। तो चूंकि इसमें हरित लवक था, हरित लवक के बारे में आप लोगों ने जानकारी ली, तो ये हो गया बच्चों हमारा हरित लवक। हमने इसे भी फाइनली कंप्लीट किया है। ठीक है, अब हम लोगों के पास बचता है अगला पॉइंट। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों, गाल्जी काय। ये गाल्जी काय, अब इसे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, गाल्जी काय कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला एक भाग है जिसकी खोज कैनियो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? कैनियो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। गाल्जी काय 3 भागों में बटा है, आशय, नलिकाय और कुंडिकाय। ये 3 भागों में बटा है। गाल्जी काय का जो निर्माण होता है वो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्राद्रव्य जालिकाओं के द्वारा, मैं बताऊंगा आगे, अंतःप्राद्रव्य जालिकाओं के द्वारा ही गाल्जी काय का निर्माण होता है। और गाल्जी काय जो है, ये जो गाल्जी काय है, ये प्रोटीन तथा पेक्टिन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। ठीक है, ये हमारा गाल्जी काय भी कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ER अंतःप्राद्रव्य जालिका। तो बच्चों जो इस पादप कोशिकाओं के अंदर अंतःप्राद्रव्य जालिकाएं हैं वो 2 भागों में बांटी गई है। ये देखिए, एक है आपकी खुरदुरी अंतःप्राद्रव्य जालिका और एक है आपकी चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिका। खुरदुरी अंतःप्राद्रव्य जालिका जो है वो केंद्रक के बाहर चारों ओर स्थित होती है और इन जालिकाओं के ऊपर दानेदार संरचनाएं होने के कारण ये खुरदुरी प्रतीत होती है। और इनमें जो ये दानेदार संरचनाएं होती हैं ये राइबोसोम्स की होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं और ये राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य करती है। जबकि जो चिकनी अंतःप्राद्रव्य जालिकाएं होती हैं इनमें किसी प्रकार का कोई भी दानेदार नुमा संरचनाएं नहीं पाई जाती और ये जालिका वसा का संश्लेषण करता है, वसा का संश्लेषण करता है। पादप कोशिकाओं में यदि हम बात करें तो जो बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्राद्रव्य जालिका है, ये कोशिका को सही आकार देता है। अर्थात अगर मैं कहूं तो कोशिका के कंकाल का निर्माण करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोगों ने इसको और इसको भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास क्या बच रहा है बच्चों? ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास बच रहा है केंद्रक। केंद्रक क्या है? ठीक है, हमारा अंतिम भाग, चलिए पहले रिक्तिका भी देख लीजिए। रिक्तिका, ठीक है, कोशिका द्रव्य में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका के ये बाहरी आवरण को टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। रिक्तिका जो है, जो कोशिका के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उन अपशिष्ट पदार्थ को अपने में भरकर उसे समय समय से कोशिका से बाहर निकालने का काम रिक्तिका का होता है। तो बच्चों अब हमने आपको रिक्तिका के बारे में भी बता दिए। ठीक है, अब लाइसोसोम चलते हैं। लाइसोसोम कोशिका द्रव्य के अंदर एक गोलाकार संरचना जिसे लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। पाचक एंजाइम की सहायता से प्रोटीन, वसा तथा न्यूक्लिक अम्लों का पाचन होता है। लेकिन कभी यदि लाइसोसोम की ये थैली हट जाए तो इसके अंदर से पाचक एंजाइम बाहर निकल आते हैं और लाइसोसोम जिस कोशिका में रहता है उसी कोशिका को ही पचा डालता है। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम भी अब आपने देख लिया बच्चों। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं अपना केंद्रक की ओर, ये अपना फाइनल केंद्रक की ओर। ठीक है, तो अब हमारा कोशिका का ये जो हम तीसरा पॉइंट ऑफ जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या है,
बाह्य कोश की आवरण वो पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, कोशिका द्रव्य पढ़ा। अब तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं केंद्रक। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य के अंदर एक गोलाकार धसी हुई आकृति केंद्रक कहलाती है। क्या कहलाती है? केंद्रक कहलाती है। केंद्रक कोशिकाओं का नियंत्रण करता है तथा साथ ही साथ केंद्रक के अंदर तंतुनुमा संरचनाएं होती हैं जिसे गुणसूत्र कहते हैं, और गुणसूत्र ही किसी कोशिका के कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ले जाने का कार्य करता है तथा गुणसूत्र के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं जो कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं, लक्षणों को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। केंद्रक के अंदर एक और गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। तो फाइनल बच्चों हम लोगों ने केंद्रक भी देख लिया और केंद्रिका भी देख लिया। तो मुझे ये बात आपको पूरी मैंने क्लियर कर दी और लगभग सारे पॉइंट आपको मैंने बता दिए। इस छोटे से बोर्ड के माध्यम से मैंने आपको पादप कोशिका की कंप्लीट जानकारी दी है। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।